अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़हाल मुस्तरद बाय महाआरा का 12वां एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। दोपहर 12:30 बजे इतलाई घंटी बजने पर रहबर ने नथड़ा हुआ पास्ता किचन टॉप पर रखते हुए बाहर का रुख किया। जीन्स और सफ़ेद कॉटन शर्ट में एप्रन पहने वो किचन में मसरूफ़ था। वाओ! दरवाज़ा खोला तो सामने ही हाथ में चीज़ केक का डब्बा थामे अनका खड़ी थी। वो मैरून शिफॉन की लंबी कमीज़ में मलबूस थी जिसके आस्तीन चूड़ीदार थे। साथ हम रंग पायजामा और दुपट्टा भी था। गले, आस्तीन और दुपट्टे के किनारों पर हम रंग मोतियों के बारीक झिलमिलाती सी पट्टी मौजूद थी। बाल एक तरफ दो पिन डालकर खोल रखे थे और आंखें आज सियाह काजल की धार उस सेहराई की सरहदें वाज़े की गई थी। गोया यहाँ भटक जाने वाले मुसाफिर के लिए मुकम्मल हदबंदी का इंतज़ाम था कि अब इस दस्त से रिहाई मुमकिन नहीं। रिहाई चाहिए भी किसे थी। ये इतना एहतमाम उसके लिए क्या था। उसने रहबर की नज़रों की सताइश महसूस करते उसने केक का डब्बा उसकी सिमत बढ़ाया। अच्छा सुनो, कल अच्छा सा तैयार होकर आना। आज अलमारी के सामने खड़ी लिबास मुंतखब करते ज़मानों कबल कहा गया रहबर का जुमला समाज में गूंजा था और हाथ खुद ब खुद उस लिबास की सिमत बढ़े थे जो 2 साल कबल सुमन ने अपनी शादी पर उसके लिए बहुत ज़बरदस्ती करके मुंतखब किया था। रहबर उन दिनों मुल्क से बाहर था, सो उस लिबास में उसने उसे नहीं देखा था। किचन में ही आ जाओ, डब्बा थामते एक तरफ होकर उसे अंदर आने का इस रास्ता दिया। सुल्तान चाचा नहीं है। घर बहुत खामोश था। है ना, अंदर टेबल पर मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। आखिर को तुमने हाँ उन्हें ही तो कहा है। इतने सीधे सवाल पर ऐसा तंज उसकी समझ से परे था। सुबह से मेरी आधी तवानाई चाचा और उनके बिल्ले को यहाँ से दफ़ा करने में खर्च हो गई है और मोहतरमा पहुँचते ही उनके मुतालिक पूछ रही हैं। कुछ गिलास का जवाब देता वो उसके बैठने के लिए छोटे से डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट रहा था। उसका अंदाज ऐसा था कि वो हंसी नहीं रोक पाई। क्या बन रहा है। अपनी जगह बैठते कुछ उचक कर चूल्हे का जायजा लिया जो बुझा हुआ था। हाँ, ओवन की बत्ती जल रही थी और शीशे से फॉइल में तयशुदा कुछ नज़र भी आ रहा था। स्टेक ओवन में है, साथ पास्ता उबाला था ये सोचकर कि सॉस तुमसे बनवाऊंगा, पर अब देखते हैं कुछ। वो वापस अपनी जगह आ खड़ा हुआ। चूल्हा जलाया तो अब क्यों नहीं बना सकती मैं। ये क्या बात हुई। अब दिल नहीं कर रहा तुमसे काम करवाने को। एक मुकम्मल नज़र उसकी तैयारी पर डाली। वो कर लेगा खुद। वो उस तवज्जो पर नफ़ी में सर हिलाती उसके बराबर आ खड़ी हुई थी। एक नज़र चूल्हे के पास रखे ठंडे पानी में धड़े हुए पास्ता पर डाली और फिर मुड़कर फ्रिज खोला। मक्खन, मलाई का डब्बा, एक आध सब्जी के टिन निकाले और फिर वापस उसके बराबर खड़े होते किचन टॉप पर रखे। अब वो कैबिनेट खोले। मुतालबा मसाले सामने रख रही थी। काली, सफ़ेद, सुर्ख की कटी हुई मिर्चें, सूखी हर्ब्स सब जमा हो गया था। तो कटिंग बोर्ड पर रखे लहसुन पर छुरी रखकर दबा दी। एक सेकंड, रहबर ने उसे ये सब करते देखकर कुछ हार मानते हुए कहा। उसका लहसुन को छीलता हाथ रुका। वो अपना एप्रन उतार रहा था। फिर वही एप्रन उसके गले में डालते वो डोर कसने उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। ये सब करते अनका के कपड़े खराब होते उसे अच्छा न लगता था। अनका ने छुरी एक तरफ रख दी कि अपने अकब में रहबर के हरकत करते हाथों का एहसास उसे यकसुई से कुछ न करने देता। किसी एहसास के तहत उसने गर्दन मोड़कर देखा तो रहबर को नजरें डोर पर जमाए किसी ख्याल में सबब मुस्कुराते पाया। क्या हुआ। वो पहली गिरह कस रहा था। कुछ नहीं, पता है शुरुआत अच्छी नहीं हुई। दूसरे गिरह लगाते जहन में आई सोच उसे हंसते हुए बताई। मतलब। उसकी आधी से ज़्यादा बातों के जवाब में वो सिर्फ मतलब ही पूछती रह जाती थी। मतलब यार, शुरुआत में मुझे किसी नेकलेस का हुक बांधने से करनी चाहिए थी या रिंग पहनाने से, ना कि इस एप्रन से। वो अब उसके खुले बाल एप्रन के पीछे गले से आहिस्ता से निकाल रहा था और फिर उसकी आंखों में अपनी मुस्कुराती आंखें जमाए अपने दोनों हाथों से उसके भूरे खारे बाल समेटकर उनमें चुटिया के बल देने शुरू किए। लम्हे पिघलने लगे। अनका का हाथ चॉपिंग बोर्ड पर रखी छुरी पर गैर इरादी तौर पर मजबूत हुआ था। लम्हों के साथ जैसे वो खुद भी पिघलने लगी थी। वो साहिल किनारे मौजूद गीली रेत हो गई जिस पर नक्श पा बनते जा रहे थे। मुझे रिंग देनी थी तुमने। वो बहुत अचानक से छुरी कुछ इस तरह था में पलटी जैसे मुकाबिल पर तान रखी हो। एक नज़र उसके तपे तपे से चेहरे पर डालते दूसरे रहबर ने खुद पर तने हुए चाकू पर डाली और नफ़ी में सर हिलाया।
आइंदा के लिए सबकी ये सीखा कि किचन में कुछ मोहतात रह जाए, यानी गुस्सा उसे अपनी कैफियत पर आएगा और चाकू की नोक पर वो उसे रख लिया करेगी। सीधा लेन देन पर आ गई वकील साहिबा। उसके हाथ से छुरी लेते दोबारा उसके बराबर खड़े होते वो गहरी सांस भरते कह रहा था, जैसे अपनी आइंदा जिंदगी पर कुछ कुछ तरस खा रहा हो। रखी है भी ये बेचती? कुछ सख्ती से पूछा गया। वो घर के लिए अपनी वालिदा का बहुत सा जेवर बेच चुका था। रखी है, बेचना भूल गया था। रहबर ने उसे छुरी थमाते जैसे तसल्ली कराई। भूल गए थे? यह किसी उम्मीद पर संभाली थी। जरा सा सवाल में कोई अनकहा सामान था। वो अब तीखा सा मुस्कुराते हुए लहसुन चॉप कर रही थी। तुमसे कभी कोई खास उम्मीद नहीं रही मुझे। रहबर ने बुरा सा मुंह बनाया। चंद लम्हों पहले खुद पर तनी उस तेज धार शेफ नाइफ को याद करते जो छुरी ली। वो एक दिन एक दूसरे की संगत में गुजार कर अब रुखसत हुआ चाहता था। इस वक्त वो दोनों रहबर के ड्राइंग रूम में मौजूद थे, सोफे से टेक लगाए। कालीन पर मौजूद वो सामने मौजूद दीवार गिर शीशे की खिड़की से सूरज को मरगला के पहाड़ियों में गुम होता देख रहे थे। वो कोई मोहतरक सा कैनवस था जिस पर हर लम्हे शफक के नए रंग बिखरते थे। उनके दरमियान चीज़ केक का वो छोटा सा डब्बा भी खुला था और उसमें से आधे से ज़्यादा केक खाया जा चुका था। उन दोनों ही के दाएं हाथों में कांटे मौजूद थे। अनका के बाएं हाथ की उंगली में एक नन्ही से हीरे वाली अंगूठी चमक रही थी। वही अंगूठी जो कभी उसने लौटा दी थी, वही जो कुछ देर कबल उसे चाकू के बल पर चाहिए थी। रहबर ने अभी केक का डब्बा खोलने से पहले ये बैठते हुए उसे पहनाई थी। पूरा दिन बहुत सी बातें करते गुजारा था। माजी, मुस्तकबिल, तहफ़्फ़ुज़ात, तवक्कुआत, धीरवा लायानी बातें। अब भी रहबर उसे अपनी तरफ का किस्सा कह रहा था। अम्मा बाबा का जाना, उसकी जहनी सेहत, फिर अली चाचा की गुमशुदगी, उनकी मौत के वो मकरवा अफवाह। वह उसे बहुत तवज्जो से सुन रही थी। अगर उस सब ने उसकी जहनी सेहत मुतासिर की थी तो उसका कह देना कितना ज़रूरी था वो समझती थी। अली चाचा की मौत की खबर ने जैसे मेरे भागते रहने की कुव्वत ख़त्म कर दी थी। अब मज़ीद पहलू तही मुमकिन नहीं रही थी। सब मुझे ही देखना था, मुझे ही संभालना था। महजाद की उम्र नहीं है कि वो ये मसाइल देखता। ख़ानदान के सरबराही जैसी जिम्मेदारी के पीछे अपना ख्वाब रोलता। फिर मेहरबानों मेहरान का मुसलसल प्रेशर, उसे शादी का कहते हुए उसका इनकार सुनते हुए भी यही एक सोच। अनका को चौंकते देख उसने जुमला अधूरा छोड़ा। तुमने मेहरबानों को प्रपोज किया था? वो अब उसकी सिमत घूमकर बहुत बेयकीनी से सवाल कर रही थी। रहबर को आसपास खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। ऐसे भी क्या रवानी के बंदा सभी कह जाए? यानी मुझे ये कहने के बाद कि तुम्हारी ऑफर लामहदूद मुद्दत के लिए है और ये कि तुम मेरे हर खौफ से निकलने का इंतज़ार करोगे। तुम दूसरी लड़कियों को प्रपोज करते रहे हो? वो उठ खड़ी हुई थी। क्या मतलब लड़कियों? एक ही। और तुम जो वो वाहियात पेपर्स ले आई थी मुझसे दस्तखत करवाने, उसके बाद में क्या इंतज़ार? कुछ गड़बड़ाकर वजाहत दी। वकील साहिबा का पारा अपने अरूज को पहुंच चुका था। क्या करता वो उसके लिए ऐसी सेफ स्पेस थी कि उसे उससे कुछ भी छुपाने का ख्याल ही नहीं आया था। अब तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालोगे? वक्त क्यों मांगा था फिर तुमने? हाँ, कर देते उसी वक्त साइन। ऑप्शन भी तो यूं भी जेब में लेकर घूमते हो तुम। पता है क्या मुझे नहीं सुनना मजीद कुछ। एक नंबर के दोगले इंसान हो। जा रही हूँ मैं। उसके कंधे पर हाथ मारती वो एक कदम आगे आई और फिर जैसे खोलती हुई जाने को पलटी। और तुम एक नंबर की लालची औरत हो, अंगूठी मिलते ही भागने की कर रही हो। उसका अंगूठी वाला हाथ थामकर उसे रोकते नरमी से कहा। अंदाज गैर संजीदा ही था। वो अब उसके बजाय उसकी अंगूठी वाले हाथ को देख रहा था। जब से उसने अंगूठी पहनी थी उसकी निगाह भटक भटक कर उस तरफ ही जाती थी। कभी वो बस सोच ही सकता था कि वो कभी उसकी अम्मा की ये इतनी अजीज अंगूठी पहनेगी, और आज वो उसकी उंगली में जगमगा रही थी। रहबर को नहीं लग रहा था कि वो कभी ये एक मंजर देखते रहने के लिए थकेगा। ये अंगूठी, ये भी तुमने उसे देने के लिए ही संभाल कर रखी होगी ना, कि चलो कोई तो उसे देख कर हाँ कर ही देगी। उसने नहीं ली तो दोबारा मुझे पहना दी। कितने बुरे हो तुम। रखो तुम अपनी अंगूठी अपने पास। अंगूठी के जिक्र पर उसका ध्यान हाथ में पहने उस जेवर पर गया था। ये ख्याल आते ही दूसरे हाथ से उसने अंगूठी उतार देनी चाहिए, पर रहबर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। नहीं दी थी ये उस अंगूठी, ये तुम्हारे लिए थी। तुमने नहीं ली तो और किसी को कैसे देता? उसके हाथों की हरकत रहबर की बात पर सुस्त हुई। वो नरमी से उसके दोनों हाथ थामे खड़ा था। उसकी आंखों में देखता कह रहा था, मेरी जगह तो दे रहे थे। शिकवा बे इख्तियार था। उसने कितनी देर लगाई थी हाँ करने में। अगर ये
देर वैसी देर हो जाती जैसा कि रहबर ने कहा था तो वह क्या करती? मैं दे सकता हूँ, ये उसने नहीं उसकी आंखों ने पूछा था अनका से। उस वक्त दिल और जिम्मेदारी में से कोई एक चीज़ ही संभाल सकता था मैं। दिल तो तुम्हारे अलहदगी के मुतालबे के बाद बच नहीं रहा था, तो सोचा जिम्मेदारी ही ठीक से संभाल लूँ। जो जैसा था उसने वैसा ही कह दिया। मेरी हाँ भी नहीं सुनी तुमने, कितना बुरा नज़रअंदाज किया। उसे दूसरा शिकवा याद आया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से शिकवा नहीं किया था। उस एक शख्स को देखकर अब दिल एक फहरिस्त तैयार करने के दर पर था। तुम्हारी मुस्बत जवाब ने मुझे हम पर गवाह कर देने की गिल्ट में मुब्तला कर दिया था। उस हाँ से पहले किसी और सिमत की तयन कर लेने की रायगानी ने घेर लिया था मुझे। वह उसे सुन रही थी और उसे भूल चुका था कि लम्हों पहले उसे उस पर किस कदर शदीद गुस्सा आया था। अली चाचा की वापसी मौजज़ा है मेरे लिए, जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मौजज़े हम इंसानों के लिए रोज़ नहीं हुआ करते, पर होते हैं, लेकिन एक कीमत पर, दिल की कुर्बानी की कीमत पर। वो उसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। जानती हो मौजज़े की सबसे अच्छी बात क्या होती है? अनका की नज़रें सवालिया हुई। वो नहीं जानती थी मौजज़े उसके लिए कहाँ होते थे, पर क्या वाकई नहीं होते थे? सामने खड़ा ये शख्स मौजज़े से कम था। उसके घर में मौजूद उसकी बेटी मौजज़े नहीं थी। उसका बाप जो उसकी 5 मिनट की फ़ोन कॉल पर दिनों खुश रहता था, वो क्या था फिर? ये बस कुर्बानी की नीयत मांगते हैं, कुर्बानी नहीं। जिस दिन आप मुज़ाहमत तर्क करके खुद सुपुर्दगी की हालत में दो जानों बैठ जाएंगे, हालात आपसे बांधी जिद छोड़ देते हैं। तुम्हारी हाँ भी मौजज़ा है, जैसे मैं अब मज़ीद अपनी उलझनों में घिरकर गंवाना नहीं चाहता। उसके अल्फाज इतने नरम थे कि सियाल बनकर कल्ब के खलों में हलूल होने लगे थे। देर हो गई है काफ़ी, मुझे जाना चाहिए। उसकी आंखों से नज़र हटाते तो अकब में खिड़की से शफक की रंगों में घुलती स्याही का एहसास हुआ। जाओ, रहबर ने हाथ छोड़ दिया। एक तरफ होकर उसे गुजरने की जगह दी, फिर उसे पार्किंग तक छोड़ने उसके साथ हो लिया। ये तुम्हारे ड्राइंग रूम से नज़र आता सनसेट, मुझे हमारे घर में ये चाहिए। कॉरिडोर में साथ साथ चलते अनका ने हुक्मनामा फरमाइश की। घर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला होगा, वहाँ से तुम्हें सिर्फ इमारतें ही दिखेंगी। इतने सीधे इनकार पर अनका ने आंखों में कुछ मुलायमत लिए उसे देखा कि ये भी नहीं कर सकते हैं। किसी अच्छी बिल्डिंग में डुप्लेक्स देख सकते हैं। वो फौरन एक हल ले आया। वो तुम्हारा मसला है, वो फरमाइश करके हाथ छुड़ा कर जा चुकी थी। शाम अपने सब रंग समेट कर काफ़ी देर कबल ढल चुकी थी। अब आसमान सिया था। शीशे की खिड़की पर गिरे दबी इस पर्दे से अंदर झाँको तो ये अनका के फ्लैट का लाउंज था, जहाँ वो किताब थामे बाल ऊंचे जोड़े में बांधे काउच पर पैर ऊपर के बैठी थी। लिबास आते ही तब्दील कर लिया था। कॉफ़ी टेबल पर चंद कागजात बिखरे हुए थे और एक लैपटॉप खुला था जिस पर नजरें जमाए दूसरी तरफ जीना और अदबा कुशन रखे बराजमान थी। वो दोनों जीना के वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भर रही थी जब अदबा ने बहुत खामोशी से जीना को ठोका दिया। जीना ने सवालिया नजरें स्क्रीन से हटाकर अदबा पर जमाई, जो अब अनका की सिमत इशारा कर रही थी। वो नहीं समझी आनी को क्यों दिखा रही थी वो उसे। अदबा ने कुछ तंग होते लैपटॉप की स्क्रीन की ओट में हाथ छुपाकर उंगली की सिमत इशारा किया और फिर अनका की तरफ। एक तो जीना इतनी सीधी थी, इशारे किनारे कुछ नहीं समझती थी। जीना ने कुछ उलझकर अनका को फिर देखा आनी के हाथ पर क्या, और उसकी आंखें उन उंगली में मौजूद उस चमकते जेवर पर पड़ी। अपनी हियत से बड़ी हुई पिछले 4 साल से उसने अनका को जेवर के नाम पर टॉप्स तक पहनते नहीं देखा था। अब सीधा अंगूठी। दोबारा अदबा को देखा जो उसे ही देख रही थी कि आया उसे समझ आ गया ये बात या नहीं। जीना शॉपिंग कब शुरू करनी है? दफ्तर अनका को किताब एक तरफ रखते उनकी तरफ मुतवज्जह हुई और फिर वो दोनों गड़बड़ा कर लैपटॉप की सिमत। उनका यूं गड़बड़ाना उसकी नज़रों से खफी नहीं रह पाया। कुछ ज़्यादा गहरी नज़रों से उन दोनों को देखा जिनकी गुजरे चंद माह में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी अभी 2.5-3 माह है आनी, पहले ये सारा टेक्निकल काम हो जाए, उसने संभलते जवाब दिया। हो जाएगा सब, तुम बस पैनिक ना करो। वो पैर कालीन पर रखती सीधी हो बैठी थी। उन दोनों को इतला करना था। आज आप बहुत प्यारी लग रही थी, कोई इवेंट था आज? जीना ने कुछ मोहतात होकर अदबा के मुसलसल इशारे करने पर पूछा। अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट देकर सवाल अदबा नहीं कर सकती थी और वो जितने सीधे सवाल करती थी जीना खिफत से मानने लगती थी। नहीं, रहबर की तरफ गई थी लंच पर। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। अच्छा था उसे मौजूद छेड़ना नहीं पड़ा था।
भाई कब से घर पर गैदरिंग्स रखने लगे? लगता है सुल्तान चाचा के साथ ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं आजकल। जीना ने अचंभे से कहते अब्बा को अपना सर सामने रखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर मारने पर वर्गलाया। गैदरिंग नहीं थी, सिर्फ मैं थी। एक लम्हा रुककर दोनों को देखा। मैंने रहबर को हाँ कर दी है। अब उस बात पर क्या रद्द अमल देना वो दोनों नहीं जानती थी। कुछ चीज़ें तय की है हमने मिलकर। नेक्स्ट वीकेंड एक छोटा सा रिसेप्शन और फिर घर भी बदलना चाह रहे थे हम, पर तुम लोगों से बिना पूछे तो कुछ। जीना अपनी जगह से उठकर उसके गले आ लगी थी। कुछ वक्त के लिए ये अनोखी नौयत के बाद सिस्टम में फंसी थी, पर उसने प्रोसेस कर ही लिया और अब अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। मैं इतनी खुश हूँ आप दोनों के लिए, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। लाइक रियली, मुझे लगा था आप कभी नहीं मानेंगी। जीना को अपने साथ लगाए उसने अब्बा को देखा, जो अब भी अपनी जगह बैठी थी। आबरू उठाकर उससे उसकी राय मांगी। उसने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया था। जवाबन अब्बा ने अंगूठा उठाकर थम्स अप का निशान बनाया। वो खुश थी और उसे इजहार बस इतना ही करना आता था। अब्बा जीना की दरख्वास्त भरते उसकी खुशी से चहकती आवाज़ में मंसूबे सुन रही थी। कपड़ों से लेकर घर के इंटीरियर तक, इवेंट प्लानिंग, वो अब भी अनका से जुड़ी बैठी थी। वो हर खुशी बड़ी करके मनवाने वालों में से थी। उस सादा सी तकरीब में भी वो सब जानते थे जीना ने क्या क्या नहीं करना था। वीज़ा और उसके मसाइल जहन से महू हो चुके थे। आप सब आ सके तो खुशी होगी मुझे। अपने बिस्तर पर बैठते शाह अली फ़ोन कान से लगाए रहबर की बात सुन रहे थे। आ सके का क्या मतलब है? जाहिर है आएंगे हम। तुम्हारे निकाह में शामिल नहीं होगा तो भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा मैं? रहबर ने उस जज्बातीपन पर बेइख्तियार कॉलर पर हाथ रखा। वो दरअसल वलीमा है, ये निकाह तो हो चुका। लहजा हत्तर मकदूर मोहतात रखा गया था। कब? बरहम से चौके आपकी वापसी से चंद दिन कबल। अगर ये कह देता कि आपकी गुमशुदगी से चंद दिन कबल, तो चाचा ने फ़ोन में हाथ डालकर उसका गिरबान पकड़ लेना था। मजीद वलीमे के इंतजामात के मुतालिक पूछ कुछ करके वो फ़ोन रख चुके थे। सभी बहुत सादगी से कर रहा था। वो रहबर शादी कर रहा है, खुश लग रहा था बहुत। सब सादगी से कर रहा है, पर आप तैयारी करें, बहू आ रही है, आखिर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ लेटी हलीमा को मुखातिब किया, जो तस्बीह हाथ में लिए रात के अस्कार में मसरूफ़ थी। अल्लाह खुश रखे, लड़की कौन है? वो धीमा सा मुस्कुराई। उन्हें अच्छा लगा था पिछले कुछ वक्त से जो ज़िंदगी रुक कर जो हर बन गई थी, अब रवा होने लगी थी। बहुत अच्छी लड़की है, वकील है, आप मिलेंगी तो अच्छी लगेगी आपको। रहबर के हल्का एहबाब से थोड़ा बहुत तो वाकिफ़ थे वो भी। माशाअल्लाह। उनके लब दोबारा अस्कार में मसरूफ़ हुए। क्या सोच रहे हैं? उनकी भारी चुप महसूस कुन थी। अब भी यूं ही बैठे थे, खास नहीं, बस यूं ही। भाई की कितनी ख्वाहिश थी मेहर के लिए, और फिर मेरी भी। पर जैसे बच्चे खुश, सिरहाने पर सिर रखते जैसे वो खुद कलामी कर रहे थे। आया था वो, आपकी दादी ने लौटा दिया उसे। खबरें आम की तरह तस्वीर साइड टेबल पर रखते हलीमा ने कहा। क्या कहकर वो चौंके। कितना कुछ था जो उन 2 सालों में वकूफ़ पजीर हुआ था, जिससे वो बेखबर थे। पता नहीं मुझे कहाँ बताती है वो कुछ, पर शायद इसीलिए कि तब वो शायद इतना खुश नहीं था, बस एहसास जिम्मेदारी के तहत आया था। महर ने उससे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, पर क्या उनके जानने के लिए उसका ऐसा कोई जिक्र करना ज़रूरी था? वो माँ थी। महर कब इतनी बड़ी हो गई हलीमा? बहुत देर बाद उनका ये सवाल गूंजा था, जिसका जवाब उनकी शरीक हयात ने नहीं दिया। उन्होंने जवाब की चाह में सवाल किया भी नहीं था। अफाक उस वक्त रहबर के ऑफिस में मौजूद था और उसे अनका से बात करते हुए देख रहा था। आज उन्हें फिर प्रॉपर्टी डीलर से मिलना था। कोशिश यही थी कि रिसेप्शन से पहले घर मिल जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ साथ। वो मुल्तान जा रही थी। हाजरा माई के मुकदमे की दूसरी पेशी थी। रहबर न जाने क्यों इस बार साथ आने पर कुछ मुस्तरद था। शायद वह उसे इतने दिनों के लिए नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। यार मुझे कौन सा रिसेप्शन पर दे के चढ़ानी है? हाँ, घर भी तो फाइनल ही करना है, सिर्फ तामीर थोड़ी करना है। 2-4 दिन की ही। ठीक है। अनिका की तरफ से आई दलील पर वो बहस तर्क करके कुछ कायल होते गोया हुआ। ये भी ठीक था, वो दोनों चले जाते तो पीछे सब इंतजामात कौन देखता? एक तो सब इतना जल्दी हो रहा था। अफाक हंस रहा था मुझ पर। जाओ और राब्ते में रहना। अफाक ने अपनी हंसी छुपाने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी। अब रहबर जैसे लोग रोज़ तो हाथ नहीं आया करते। और हाँ, उसके फ़ोन रखने से पहले जैसे उसे कुछ ज़रूरी याद आया।
अपना ख्याल रखना, ताकीद करते राब्ता मुंतका किया और आफाक की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसका चेहरा बताता था कि उसके होठों पर कितने जुमले मचल रहे हैं। तुम अब भी सकीना आंटी के वही ऊँट हो जिसके कोई कुल सीधे नहीं। ये इतनी पुरानी बात उसे क्यों याद आई थी, रहबर समझ नहीं पाया। अम्मा उसकी हरकतें देख ऊँट और उसकी उल्टी कलों वाली ज़र्ब अलमसल अक्सर इस्तेमाल किया करती थी। मोहतरम ने निकाह करके प्रपोज किया। वो अब टेबल पर चाय की ट्रे रखते गजीन से मुखातिब था। अब रुखसती और रिसेप्शन से पहले ही हनीमून पर जाना चाहते हैं। अपनी बात का मजा लेते आफाक को खुद ही कहकर लगाकर हंस पड़ा। रहबर ने नजरों में मुलामत लिए उसे देखा। चीनी कितनी? गजीन खुद को मुखातिब किए जाने पर खासा खफत ज़दा हुआ। चीनी वो डाल चुका था, पर अब उस गुफ्तगू में घसीटे जाने से बचने का यही एक रास्ता नजर आया। आफाक भाई भी ना। एक चम्मच, जवाब देते आफाक ने खुद ही चम्मच भरकर चीनी डाल दी। गजीन ने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी कि एक चम्मच भर के वो पहले ही डाल चुका था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते वो उन दो दोस्तों के बहस सुन सकता था। उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया। वो आवाज़ें अंदर ही बेहतर थी। सूरज खूब सुनहरा होकर अब सुर्ख हो रहा था। ये वो शाम थी जो रोज़ नहीं आती थी। गंदम के खोशे अब भी सुनहरे थे। ज़मीन तांबा कर देने वाली मेहनत वसूल कर अब सोना उगलती थी। जल्द सब पर स्याह रंग फैल जाता। बाज कलों पर स्याही का ये साया उस करमजी शाम में भी मौजूद था। मेहरान बहुत अरसे बाद आज जल्द कटाई के लिए तैयार हो जाने वाली फसल देखने आया था। वो रोड के किनारे हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। रुख साथ ही मौजूद ज़रा ज़मीन की सिमत था और आंखें शायद ढलते सूरज पर या फिर शायद अमर आसमान की तरफ। मुनीर भी साथ मौजूद था। साहब शाह, वो आज सईदों की पेशी थी। कुछ झिझक कर उसने आज का मुद्दा रखा था। पिछले कुछ अरसे से उसके साहब शाह को किसी भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो जो इलाके भर के हर लम्हे की खबर रखना चाहता था, अब खुद से बताए जाने पर भी बहुत बेतवज्जी से सुनता था। क्या बना? नजर परिंदों के अपने घरों को जाते गोल पर टिकाई। कह रहे हैं बहुत सख्त केस बनाया है उस वकील ने और जमानत भी नहीं होने दी। जब तक केस चलेगा सीधू तब तक जेल में ही रहेगा। तो हमारे वकील ने क्या किया? चेहरे के खदोखाल से नापसंदीदगी झलकी। उस मुकदमे को अब बस ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमारे वकील को ये शहरी पैतरे कहाँ आते हैं? वो तो बस ये रोज़ की लड़ाई झगड़े ही देखता आया है। उसका सब जोर बस इस बात पर होता है कि किसी तरह आपस में बात हल हो जाए। ये वाली वकील आपस में हल करने को तैयार ही नहीं है, तो वकील बदलो। पैसे किस बात के ले रहा है वो, जब जमानत भी नहीं करवा सकता? तो देखो कुछ और वो औरत, उस पर असर क्यों नहीं हुआ किसी धमकी का? मुनीर के तफसीली जवाब में कुछ भी तसल्ली बख्श नहीं था। उसे उस औरत से हवेली में होने वाली मुलाकात याद आई। वो चाहता था वो पीछे हट जाए और बात ख़त्म हो। वो उस पेशी तक सब टालता आया था क्योंकि वो उसे वक्त देना चाहता था सोचने का, पर शायद उसने गलत किया। वो आंखें बताती थी कि वो उस मामले में कितनी अटल थी। शरीफ और सानोल कह रहे हैं कि जब तक उनका बंदा जेल से नहीं निकलता वो वोट नहीं डालेंगे और ना अपने बरादरी को डालने देंगे। सिर्फ उस साल 20 वोट रजिस्टर हुए हैं उनके खानदान के। मुनीर वो सब बता रहा था जो सीधू का खानदान उसे गिनवा कर गया था। सवाल ही कहाँ होता है आजकल। उसे बुलाओ आज ही और ये मसला देखने को कहो। फ़ोन पर नहीं, डरी तो कोई और तरीके देखें। अगली पेशी तक ये मसला नहीं चाहिए मुझे। वो कहता रोड किनारे खड़ी अपनी गाड़ी की सिमत मुड़ गया। मुनीर ने उसके पीछे कदम उठाते जेब से फ़ोन निकालकर सवाली का नंबर ढूंढना शुरू कर दिया था। सवाली जो चंद शकों के एवज सब कर लेता था, जो शायद 6 माह पहले ही जेल से छुटा था। शाम अब सियाह हो चुकी थी, अमाल जैसी, कुलूब जैसी। रात थी और गहरी थी और शहर की गिर्द से बहुत ऊपर अपने दामन में अनगिनत सितारे समेटे हुए थी। रात जो झलमलाती थी। ये उस कुशादा बंगले के लाउंज का मंजर था। काउच पर मेहरजाद गोद में कुशन रखे उस पर लैपटॉप टिकाए बैठा था। आंखें स्क्रीन पर जमी मसरूफ सी थी। वो ढीली ढाली शलवार कमीज में मलबूस था। वक्त 11:30 बजे का था। दूसरे सोफे पर मेहरबानो रिमोट हाथ में लिए टीवी के चैनल बदल रही थी। बाबा और अम्मी बस अब चाय के बाद उठकर गए थे। मेहरबानो भी उठने ही लगी थी, पर फिर नज़र मेहरजाद पर पड़ी और उसकी महवियत पर।
तुम्हें इतनी अचानक बाहर से मास्टर्स करने की क्या सूझी है? उसके लास्ट सेमेस्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया था और वो मास्टर्स के लिए बाहर जाने का आज़म दे चुका था। अचानक तो नहीं, पहले भी जा ही रहा था मैं, फिर बाबा के जाने के बाद नहीं जा पाया। अब वो वापस आ गए हैं तो मुझे लगा वैसे भी 1 साल ही की बात है। उसने बात बनाई थी कि जवाब जो था वो दिया नहीं जा सकता था। तब बाबा तुम्हें कितना ज़बरदस्ती भेज रहे थे। ज़रा मर्जी नहीं थी तुम्हारी। वो बहुत बगौर उसे देख रही थी। ये चेहरा भी अब पढ़ने के लिए उसे सही करनी पड़ेगी। तो तब मैं आज जितना समझदार नहीं था ना। वो मुस्कुरा दिया। तुम आजकल समझ नहीं आते मुझे। इतना समझदार हो गया था वो कि अब समझ नहीं आता था। समझ तो आप भी मुझे नहीं आती है। कुशन लैपटॉप समेत एक तरफ रखकर वो सीधा हो बैठा। वो बानों को लेकर परेशान था और जाहिर करने से कासिर भी। आपने बाबा को भाई के रिसेप्शन पर जाने के लिए हाँ क्यों की? वो जिसे बानों का दिल उस आखिरी तकलीफ से बचाना चाहता था, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया था उनके लिए, क्योंकि बाबा चाहते थे कि हम सब जाएं। अंदाज बहुत सादा था। हाँ, पर आप ना भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये सभी बहुत गैर आरामदेह लग रहा था। और क्यों ना जाऊँ मैं? उस सीधे सवाल पर वो गड़बड़ाया। ऐसे मामले पर बहन से इशारों कनालों में बात करना और बात थी, और ऐसे सीधे सवाल का जवाब देना और, क्योंकि अल्फाज का मोहताज चुनाव करने को वो लम्हा भर को रुका। आप जानती हैं बाबा के आने से पहले जैसे मसले रहे थे, वहाँ जाऊंगी तो उन सब मसलों किस्सों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा जाऊंगी। यही चाहिए मुझे फ़िलहाल, उसने सहूलत से जवाब दिया था। फुल स्टॉप लगाना इतना आसान है? वो न जाने क्यों पूछ रहा था। शायद हाफिज मतकदम के तहत कि शायद कभी ये इख्तितामी नुक्ता उसे भी लगाना पड़े। इससे भी ज़्यादा उसकी मुस्कुराहट में यास था। उठकर खिड़की पर पर्दे बराबर किए तो अंदर झांकते तारों ने उसे खुद को लम्हे भर को तकता पाकर झुककर सवाल किया, क्या वाकई? वो सर झटक कर अपनी जगह लौट आई थी। कहाँ अप्लाई कर रहे हो? है क्या व्याना? वो जो लैपटॉप वापस उठा रहा था उस सवाल पर बहुत बुरी तरह चौंका था। आपको कैसे पता? उसने तो किसी दूसरे इंसान से जिक्र भी नहीं किया था अभी। और फिर वो 2 मखसूस शहर जहाँ जीना जा रही थी, उनका जिक्र युवानों के मुंह से इतनी अचानक सुनना। उसने जवाब नहीं दिया था। अब भी बस बहुत सवाली नजरों से उसे देख रही थी। हैग, इकबाल ने जुर्म सा जवाब दिया था। तुम्हें यकीन है ये सफ़र तुम करना चाहते हो? बहुत ठहरे लहजे में मेहरबानों ने सवाल किया था और जवाब का इंतज़ार किए बिना उठकर चली गई थी। वो चाहती थी ये जवाब महजाद खुद से को दे। ये एक चेहरा उसने बचपन से पढ़ा था। उस पर लिखी तहरीर कितनी ही अदक ज़बान में हो, उसे समझने में बहुत वक्त नहीं लगता था। भाई, मुझे आपका कार्ड चाहिए। जीना कुछ हाँफते हुए रहबर के ऑफिस में दाखिल हुई और उसकी टेबल के दूसरी तरफ खड़ी होते हाथ आगे किया। वो बस कार्ड लेने आई थी। उसके बाद उसे बुटीक जाना था। खैरियत? वॉलेट के लिए जेब में हाथ डालते उसकी उजलत मुलाहिजा की। वो जो जेब खर्च उसके अकाउंट में हर माह भेजता था, उसके अलावा जीना कभी खुद से नहीं पैसे मांगती थी। मुफ्त में वली में नहीं होते। वो तो यूं भी भरी बैठी थी। सामने रखे जग से पानी निकालते छलक गई। रहबर उसकी बड़ी बुढ़िया वाले अंदाज देखकर मुस्कुराहट दबा गया कि साफ मुस्कुराना मजीद पारा चढ़ा देता उसका। एक वही थी जो उस रिसेप्शन को बहुत संजीदगी से ले रही थी। एक तो कोई मुझे सीरियस ही नहीं ले रहा। इतना काम रहता है करने वाला। अगले वीकेंड में दिन ही कितने रहते हैं। दुल्हन साहिबा मुल्तान जाकर बैठ गई हैं। दुल्हा मियाँ को कुछ याद ही नहीं है। और वो अदबा, वो कुर्सी संभालते शुरू हो चुकी थी। एक छोटा सा गेट टुगेदर समझ कर लो इसे। तुम क्या वलीमा प्लान करके बैठ गई हो? दुल्हा मियाँ ने उसे कुछ ठंडा करना चाहा और बटवे से कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। तो आने की शॉपिंग तो आप ही की तरफ से होगी ना, या उसमें भी टंटी मारने का चाह रहे हो? कार्ड थामते वो बाकायदा तंजिया तफ्तीश पर उतर आई थी। मेरी ये मजाल। और हाँ, बच्चों और घर के स्टाफ की भी सबकी शॉपिंग करना। उसे याद दहानी कराई। खुशी थी तो फिर सबके साथ बांट कर ही बढ़ती। ओके, वो अब उसके कुछ खुद से हिदायत देने पर मुतमईन हुई। आने तो सब मुझ पर छोड़कर चली गई हैं। कोई कलर वलर की फरमाइश करना चाह रहे हैं तो आप? मैं सुन रही हूँ। उठते हुए आखिर में कुछ राजदारी से सरगोशी शरारतन कहा था। कुछ रिवायती सुर्ख सा। वाओ, कुछ छेड़ने वाले अंदाज में होठ गोल किए। उसे लगा था भाई कहेंगे जो तुम्हें ठीक लगे। उधर तो बस उसके पूछने की देर थी। तभी गजीन कुछ फाइलें लेकर अंदर दाखिल हुआ।
भाई मुझे इस इंसान की शिकायतें करनी है। मैंने इसे 1000 दफ़ा केटरिंग वाले के पास चलने को कहा है, कुछ डेकोरेट के लिए शॉपिंग करनी थी। इसने मुझे ठीक से जवाब तक नहीं दिया। साथ चलना तो दूर, जीना को उसकी शक्ल देखकर शिकायत की पूरी फहरिस्त याद आई। बॉस का वलीमा प्लान करना इज वे अबव माई पे ग्रेड। उसने कंधे उचकाते बेनियाजी से कहते फाइलें धप से मेज पर रखी। कुछ लोगी तुम? फिर जीना से मुखातिब हुआ। शुक्रिया, वो गुस्से से मना हुई। गजीन उसी बेनियाजी से जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। उसकी इस हफ्ते 2 प्रेजेंटेशन और 1 सेशन था और ऑफिस की मसरूफियात अलग। इस सब के चलते वो फिलहाल सिर्फ उस तकरीब को एक ही दिन दे सकता था जिस दिन उसे मुनक्किद होना था, और दामन बचाने का बेहतरीन हल यही था कि वो जीना से ज़रा फासले पर रहे, वरना उसने उसे हर इनकार के बावजूद भी घसीट लेना था। इसे कितना बोलना आ गया है। जीना का तो मुंह ही खुल गया था उस फरमाबरदार इंसान की इस नाफरमानी पर। तुम सबको ही बहुत बोलना आ गया है, रहबर ने इजाफा किया तो वो उसे लम्हे भर के लिए घूरती वापस मुड़ गई थी। उसे देर हो रही थी, गजीन को तो वो बाद में समझेगी। हाजरा माई और उनकी रिश्ते की बहन बहरे से खाने का मेन्यू पूछ रही थी जब अनका का टेबल पर रखा फ़ोन चमका, जिसे उसने बहरे से उन खातिन की गुफ्तगू बेतवज्जी से सुनते उठा लिया। कैसा रहा सब? रहबर का मैसेज था। वो खाना आ जाने तक के लिए माजरत करती होटल के अंदरूनी इमारत से निकल आई थी। कल सुबह पेशी थी, आज खुद वापसी से पहले वो हाजरा माई और उनके साथ मौजूद खातून को हुजरा छोड़ने आई थी। यहाँ से उसने फिर इस्लामाबाद वापस जाना था। गांव पहुँचने से पहले वो दोपहर के खाने के लिए उस छोटे से हाईवे होटल पर कुछ देर रुके गए थी। वो इमारत से बाहर निकल आई जिसके एक तरफ पक्की सड़क थी और बाकी तीनों अतराफ खेत लहलाते थे। उसी मंजरनामे की तरफ रुख करते अनका ने रहबर की चेट के ऊपर कोने में बने कैमरे के निशान को छुआ। टेक्स्ट के जवाब में सीधा वीडियो कॉल। आजकल किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मुझ पर, नहीं? चंद लम्हों बाद उसका चेहरा स्क्रीन पर उभरा। वो मुस्कुराहट दबा गई। उसे बहुत अचानक ख्वाहिश हुई थी उसे देखने की। मुझे कुछ बताना है तुम्हें, यह ख्याल चंद दिन से जहन में था। अलैक है, पेश की इतला दी जा रही है, फरमाए मोहतरमा। खौफजदा होने की भरपूर अदाकारी की गई थी। अभी नहीं, मिलकर 5 मिनट उसकी कॉल पर वो क्या तफसील बताती। सब खैरियत? वो कुछ संजीदा हुआ। हाँ, बस कुछ था जो तुम्हें बताना चाहिए। उसने रहबर को बहराम सोमरू के मुतालिक आगाह करना था। ये बड़ी बात थी और उसे पता होनी चाहिए थी। क्या ये डिस्क्लेमर है? वो जांच रहा था। जो तुम समझो। वो मुस्कुराई। एक घर देखा है मैंने, मौजू अब बदल गया था। जी, सेक्टर में है। सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि बैकयार्ड में बहुत अच्छी कंडीशन में क्वार्टर बना है। सुल्तान चाचा के लिए परफेक्ट। मैंने वैसे भी उनके मकरवा शक्ल वाले बिल्ली के लिए टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है। बिल्ली का जिक्र करते उसने चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। मैं अब भी कहूँगा कि तुम्हें अपना फ्लैट बेचने की ज़रूरत नहीं है। सब बता तो दिया है तुम्हें मैंने। इतना कंगाल नहीं हूँ मैं जितना शक्ल से दिखता हूँ। वह अनका को उस बात पर राजी करने की हर कोशिश करना चाहता था कि वो अपना फ्लैट बेचकर नए घर में हिस्सा न डाले। वो उसे एक घर तो दे ही सकता था। ये बहस फिर कभी करें। वो इरादा बदलने जैसा कोई इरादा नहीं रखती थी, सो बात समेट दी। श्योर, हम केस जीत जाएंगे, उम्मीद है। मौजू फिर बदल गया। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो उसे कल की पेशी की पेशरफ्त से आगाह कर रही थी जब उसे गुमान हुआ कि रहबर उसके चेहरे को यकटक देखते उसका कहा एक लफ्ज़ भी नहीं सुन रहा। हाँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आंखें सिकेड़ी। क्योंकि देख भी रहा हूँ। फ़ोन लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाई। वो दोनों बाजू बांध कर जरा टेबल पर आगे हुआ। क्या तुम हैं? नज़रें अब भी उसी पर जमी थी। तुम भी चाहो तो बोलते रहने की फॉर्मेलिटी तर्क करके मुझे देखते रहने पर इक्तफा कर सकती हो। आखिर को ये वीडियो कॉल तुमने इसीलिए की है। यू नो व्हाट मिस्टर रहबर, मेरी आपको आखिरी कॉल है। इसके बाद हर कॉल आप खुद करेंगे और उठाना न उठाना मुकम्मल मेरी मर्जी पर मुनस्सिर होगा। खुदा हाफिज़। अपनी तरफ से मुफीद मशवरा देते वो अनका के गुस्से को हवा दे गया था। फ़ोन बंद हुआ तो वो हंसकर फ़ोन टेबल पर रखता उठ गया। यानी मानना नहीं, उस औरत ने कभी उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बीच मीटिंग के लिए जाना था। दिन धूप की तमाशा से चलता था।
तारकोल की सड़क पिघलती हुई महसूस होती थी। वो हाजरा माइक को हिजरा शाह मुख्तार छोड़कर अब वापस जा रही थी। अगली पेशी की तारीख 1.5 माह बाद की मिली थी। 15 किलोमीटर की सड़क आगे मोटरवे से जा मिलती थी। दोपहर का वक्त था और सड़क तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का मोटरसाइकिलों के अलावा बड़ी सवारी के नाम पर बस उसकी ही गाड़ी थी। बहुत बोझल सी दोपहर थी ये। उसने चलते एसी के बावजूद खिड़की के शीशा नीचे उतारा। सांस लेना चाहिए। कुछ अजीब अनहोनी सा था जो दिल की पुश्त को जकड़े बैठा था। इस्लामाबाद में जीना अक्सर इस वक्त तक यूनिवर्सिटी से आ जाती थी। अदबा कंप्यूटर क्लासेस के लिए तैयार हो रही होगी। उसने बेइख्तियार फ़ोन उठाया। हालांकि ड्राइव करते फ़ोन इस्तेमाल करने जैसी बेएहतियाती वो नहीं करती थी। उसे भी वीडियो कॉल ही की। न जाने क्यों उन सबको देखने की ख्वाहिश सी हुई। हालांकि उसे यहाँ आए महज 5 दिन ही हुए थे। फ़ोन म्यूजिक सिस्टम पर लगे होल्डर पर अटकाया। कैसी हो? क्या हो रहा था? अदबा ने फ़ोन कुछ तोफुक से उठाया। फ़ोन कमरे में था और वो शायद बाहर कहीं। ठीक वही रूटीन। तवज्जो रोड पर मरकूज रखते हुए वो फ़ोन की स्क्रीन को भी गाहे बगाहे देख रही थी। लंच किया? हियरिंग कैसी रही आपकी? सर के इशारे से मुस्बत जवाब देते सवाल किया। अच्छी, क्लास के लिए जा रही हूँ। वो ऊंची सी पोनी बनाए स्याह सफ़ेद धारियों वाली टी शर्ट में मलबूस थी। नहीं, वहाँ सबके मिड्स हैं तो इस वीक ऑफ है। टी शर्ट के साथ पहना ढीला सा ट्राउज़र अनका को नहीं नज़र आया था। ठीक, जीना आ गई? जी, अभी सो रही हैं वो। मज़ीद कुछ देर बात करते अपनी रवानगी से आगाह करके वो अदबा को एक दूसरे का ख्याल रखने की ताकीद करते फ़ोन रख गई थी। जीना जाग रही होती तो उससे भी बात हो जाती। ये सोचते उसने मोड़ काटा। यहाँ से आगे अब सड़क मुकम्मल सुनसान थी। दोपहर इतनी थी कि चिड़ियों के बोलने की आवाज़ भी मफकूद थी। यहाँ का मौसम कुछ कुछ सक्कर जैसा था, सिवाय वहाँ की दरियाई हवाओं के। उस ख्याल के आने पर उसने जैसे खुद को हैरान किया। कितना अरसा हो गया था उसे उस शहर का ख्याल आए हुए। वहाँ का मौसम और साथ बहता सिंधो, वो शहर जहाँ वो पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी, दरबदरी हुई थी। बहराम सोमरू भी 15 दिनों से सिंध गए हुए थे। उन्होंने भी हफ्ते भर से कोई फ़ोन नहीं किया था। वो उस आखिरी ख्याल पर बुरी तरह चौंकी थी। आज क्या हुआ था उसे? आगे सड़क बन रही थी, सो रास्ता बंद था। उसने एहतियात से गाड़ी साथ बने मुतबादिल कच्चे रास्ते पर उतारी। गाड़ी झटके खाती कच्ची पक्की सड़क पर रवा थी जब उसे बहुत आगे सड़क पर कुछ सब सा दिखाई दिया था। कहीं पास के दरख्त पर परिंदे का शोर बहुत अचानक उठा था। कोई सांप किसी घोंसले में घुस आया था। जो गाड़ी आगे जा रही थी, शोर बढ़ रहा था और सामने मौजूद वो सब ढाबा वाज़े नजर आने लगा। साथ आगे झाड़ियाँ काटकर उन्हें बीच सड़क पर रखकर रास्ता बंद किया गया था। दरख्त पर मौजूद हर परिंदा शोर कर रहा था जिसका वहाँ घोंसला था। चिड़िया, कोए, हत्ता के कोयल भी जो कभी घोंसला नहीं बनाती, शायद उसने भी अपने अंडे उसी दरख्त पर मौजूद किसी कोए के घोंसले में दिए थे। वो मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे उस वक्त एक होकर शोर कर रहे थे, क्योंकि जानते थे कि अगर उस घुसपैठियों को ना रोका तो किसी एक डाल पर भी कोई एक घोंसला भी ना बचेगा। कोई सांप पर झपटने की कोशिश में थे। चिड़िया दरख्त के गिर्द उल्टी शोर मचा रही थी और कोयल, वो शायद रो रही थी। उसकी सुरीली आवाज़ में हिज़्न था। शायद शिकार होने वाले घोंसले में उसके अंडे भी थे। एन उस शोर करते दरख्त के पास उसे लम्हा भर को गाड़ी रोकनी पड़ी। ये रुकावट आते हुए यहाँ नहीं थी, उसे बाद में रखा गया था किसी को रोकने के लिए। मेहरान की तंबी उसके कानों में गूंजी। वो उसकी हर धमकी भुलाए मुकदमा लड़ रही थी, पेशी पड़ गई थी। वो यहाँ अकेले ऐसे रुकने की गलती नहीं कर सकती थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए और एन उसी लम्हे शोर करते उस दरख्त के करीब झाड़ी से उसका निशाना बांधे बैठे शख्स ने ट्रिगर दबाया। उस मल्टीपल बेरल हथियार से कई गोलियां उस एक साथ निकली जिन्हें वो उसे गाड़ी रिवर्स करते देख अब रोक नहीं सकता था। लम्हा टूटकर कई लम्हों में तकसीम हुआ। गाड़ी मोड़ते अनका ने एक गोली खुली खिड़की से गुजरकर पैसेंजर सीट के शीशे पर लगते और उसे छनाके से टूटते देखा।
परिंदे ये आवाज़ सुनकर सहम गए। उसी लम्हे के अगले हिस्से में ऐसी ही एक गोली उसने बाजू में आकर कहीं बेबस हुई और तीसरी गर्दन के पीछे कंधे की जिल्द की सतह चीरती हुई निकली। लम्हे के चौथे हिस्से में उसके होंठ तकलीफ के रंगत बदल चुके थे। उसे गाड़ी रोकनी थी, वरना उसके बेकाबू होने का खदशा था। पाँव ब्रेक पर रखते उसका सर लुढ़क कर स्टीयरिंग पर आ टिका था। सांस लेना अब मुश्किल होता गया था। लम्हे के इसी हिस्से वो आखिरी गोली जो पिघले शीशे सी थी उसके गर्दन में कहीं खुपी। वो अब सांस लेने जैसी मुशक्कत के काबिल भी नहीं रही थी। कुछ चेहरे जिन्हें वो आज देखना चाह रही थी दिमाग की स्लेट पर उभरे। गाड़ी रुक चुकी थी। उसने लरजते हाथों से होल्डर में फंसा फ़ोन निकाला। ये ऑर्डर नील रश अगले कुछ पलों में ख़त्म होकर उसे बेहोशी की जानिब धकेलने वाला था। उसे इससे पहले राब्ता करना था। स्टीयरिंग व्हील पर सर अटकाए घुटनों पर फ़ोन रखे उसने रहबर को फ़ोन मिलाया। रिंग जा रही थी, पहली, दूसरी, तीसरी। परिंदे अब सहम कर खामोश हो गए थे। गोलियों की आवाज़ के बाद अब वह सन्नाटा था जो हर जाती रिंग के साथ उसके अंदर भी फैल रहा था। फ़ोन नहीं उठाया गया। बहुत से आंसू एक साथ आंखों से फरार होते बूंद बूंद फ़ोन पर टपकते हुए, जो पहले ही गर्दन से टपकते खून को बूंदों से सुर्ख हो रहा था। दूसरी दफ़ा भी राब्ते की कोशिश नाकाम रही थी। उसे ख्याल नहीं आया था कि वह उस एक शख्स के अलावा किसी से राब्ता करे। अब उसकी आंखें बोझल हो रही थी। चंद मजीद बटन दबाकर उसने रहबर को अपनी लोकेशन भेज दी और फिर एक पैगाम भेजना चाहा जो टाइप करने से उसकी उंगलियां कासिर थीं। माइक पर उंगली रखती उसने सारी जिस्म की तवानाई फ़ोन को अपने होठों के करीब लाने पर खर्च की और एहसास हुआ उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। बेबसी दर्द के साथ रगों में गर्दिश करने लगी थी। खुले जख्मों से बहने लगी। बमुश्किल चंद अल्फाज जोड़ गए जिनका आपस में कोई भी राब्ता बमुश्किल बनता था, पर उसे यकीन था रहबर समझ लेगा। एक वही तो था जो समझता था। अगर उसने वक्त पर सुन लिए तो वो बहुत दूर था, हज़ारों मीलों के फासले पर सिर्फ वही था। और अगर वक्त रहते उस तक उसकी पुकार न पहुंची तो ये ख्याल चलती सांसों के मुशक्कत तमाम करने में मज़ीद मावन साबित हो रहा था। सुर्ख गीले धब्बों से अटा फ़ोन उसके हाथों से छूटकर गोद में आ गिरा था। अब दर्द कम हो रहा था और आंखें भारी हो रही थी। शायद वो बेहोश हो रही थी या शायद मर रही थी, पता नहीं। हाँ, अब उसके अंदर जिंदा रहने के लिए कोशिश करने की ख्वाहिश ज़रूर दम तोड़ रही थी। चंद चेहरे शऊर के सिया होते पर्दे पर जल बुझ रहे थे। उनकी मुस्कुराहटें याद आ रही थी। उसने भी उनके आंखें बंद होने से पहले आखिरी कोशिश मुस्कुराने की थी। वो कामयाब नहीं हो पाई थी। कोयल अब उस दरख्त से दूर कहीं किसी और दरख्त पर रो रही थी। न जाने उसका नुकसान कितना बड़ा था। गुज़िश्ता मंजर से 15 मिनट बाद मीटिंग बढ़कर घंटा भर महित हो गई थी। रास्ते में कंट्रोल रूम का चक्कर लगाता रहबर घूंट घूंट चाय हाथ में थामे बड़े से मग से पीता गजीन के क्यूबिकल के पास आ रुका। कल का क्या स्केड्यूल है? तलात अरबाज के साथ इंटरव्यू के लिए इवनिंग क्लियर करने का सोच रहा हूँ। गजीन ने लैपटॉप पर चलती उंगलियाँ रोकी। और दिन में मीटिंग है स्टेक होल्डर्स के साथ। कल छुट्टी चाहिए मुझे। उसे दिलचस्पी नहीं थी कल के स्केड्यूल में। ये तो मुमकिन नहीं। मीटिंग में आपका मौजूद होना लाजिम। वो पिछली मीटिंग में भी नहीं गया था। कोई लाजिम नहीं, 2+4 के लिए पढ़ेंगे सब वहाँ। और तलात अरबाज को परसों का टाइम दे दो, रहबर ने असली बेनियाजी से कहा। रज़ा साहब बहुत सुनाएंगे मुझे। गजीन को अपनी फिक्र हुई। कान लपेट कर सुन लेना। हर तजवीज़ हाजिर थी। मुझे समझ नहीं आता कि जब आपको दिलचस्पी नहीं थी तो चैनल के 20% शेयर्स खरीदे क्यों आपने? अब वो झुंझलाया था। रहबर तो नहीं आता था और उन सब बोर्ड मेंबर को जवाब उसे देने पड़ते थे। वालिद मोहतरम ने खरीदे थे ताकि उनके निकम्मे बेटे को कोई उसकी जॉब से ना निकाल सके, वरना मैंने क्या करने थे। कंधे उचकाए गए। फिर मग टेबल पर रखते वो कुछ संजीदा हुआ। यार, तुम्हारी उस्तानी 5 दिन बाद वापस आ रही है। क्या जिंदगी पर मेरा एक दिन जितना भी हक नहीं? कुछ रहम की अपील के अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, मैं देख लूँगा। उस तावील पर वो बहस तर्क करता गहरा सांस लेता मान गया था। गुड। वो मग उठाते मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की सिमत बढ़ा। मग था में घुट घुट चाय हलक में उतारते वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो सारे में गूंज के बाद सन्नाटा महसूस हुआ। अपनी कुर्सी संभालते फ़ोन उठाया, मग टेबल पर धरा।
फ़ोन के वॉलपेपर पर एम्बेसी में होने वाले उस डिनर का वही धुंधला अक्स मौजूद था। जब अनका ने हाथ बढ़ाकर उससे फ़ोन मांगा था और जो जवाबन उसने उसका हाथ ऊंचा करके रक्स की सूरत उसे घुमाया था, ऑफिशियल तस्वीर में से एक के पसे मंजर में ये धुंधलाया हुआ लम्हा फोटोग्राफर ने हमेशा के लिए अक्स बंद कर लिया था, जिसे उसने क्रॉप करके वॉलपेपर पर रख लिया था। उसी तस्वीर पर अनका की मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन मौजूद था। वो अभी 1 घंटा पहले कह रही थी कि वो उसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। इतनी जल्दी मजाकन भी वो इरादा नहीं बदलती थी। कुछ उलझते व्हाट्सएप पर उसके उस कॉल के बाद किए गए मैसेज को खोलते वो ठिठका। पहला उसकी लोकेशन थी जो हिजरा शाह मुख्तार और एम फॉलो मोटरवे के दरमियान में कहीं की थी, और दूसरा एक व्हाट्सएप नोट। वो व्हाट्सएप नोट खोलते बैठते से खड़ा हो गया। ये 15 मिनट पहले का था। उसने 15 मिनट पहले क्यों उसे अपनी लोकेशन भेजी थी, और इन 15 मिनटों में क्या हो गया होगा। उस एक लम्हे में दिल 12 उभर कर डूबा था, डूब कर उभरा था। रहबर गाड़ी पर फायरिंग, मुझे चोट, शायद ज़्यादा चोट आई है। अगले लम्हे अपने क्यूबिकल में बैठे गजीन ने रहबर को फ़ोन हाथ में थामे अपने ऑफिस से निकलते हवास भागता दीवाना वार बाहर की सिमट भागते देखा था। किसी अनहोनी के एहसास तले वो भी उसके पीछे दौड़ा, जो एक लम्हा लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने के बाद सीढ़ियों की तरफ भागा था। सर बॉस 1 मिनट। 3 सीढ़ियाँ साथ फरांगते गजीन ने बिलाखिर रहबर को पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करते उसकी खिड़की पर हाथ रखते जा लिया था। वो 6 मंजिलें तय करते उसकी पुकार अनसुनी करके दौड़ता जा रहा था। 15 मिनट वो ज़ाया कर चुका था, मजीद एक लम्हा भी नहीं कर सकता था। क्या हुआ है? उसने नहीं पूछा कि सब ठीक है। सब ठीक नहीं था, ये रहबर का हर अंदाज बताता था। अनका की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। सुर्ख आंखों से अंगेशन में चाबी घुमाते उसने जब से इतला दी। कानों में अब भी वही दर्द से पर टूटी आवाज़ गूंज रही थी, गाड़ी में चलाऊंगा, आप उतरें। वक्त नहीं है मेरे पास। अब गाड़ी के पहिए हरकत में आना शुरू हो गए थे। मुझे ड्राइव करने दें, हमें 4 घंटे कम से कम लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ राब्ता कौन करेगा? कजिन की बात पर लम्हा भर को सोचते वो गाड़ी से उतरा और पैसेंजर सीट संभाली। बाय रोड बहुत देर हो जाती। फ्लाइट की झंझट भी कम से कम 4 घंटे तो लगाते। बिलफर्ज अगर उसे फ़ौरन भी मिल जाती तो उसे मुतबादिल सोचना था, उसे जल्दी पहुंचना था। अभी सब कितना ठीक था। उसकी वो वीडियो कॉल, अजियत और बेबसी, न जाने कौन सा दर्जा था जिससे वो उस वक्त गुजर रहा था। और फिर खुद पर गुस्सा आया। वो कैसे फ़ोन छोड़कर निकल गया था। आप कह कैसे रहे हैं कि वो ज़िंदा नहीं है? जो मैं कह रहा हूँ उतना करें। मुझे अगले 10 मिनट में एयर एम्बुलेंस चाहिए, और अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो याद रखिएगा आप मेरे बाप के इलाके से सीट इसलिए जीतते हैं क्योंकि मैं अब तक खामोश रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो अपनी सीट और उसके साथ मिलने वाली हर मुराद भूल जाइएगा। उसकी आवाज़ फटी फटी सी गुर्राहट से ममासिल थी। गजीन ने ड्राइव करते लम्हा भर फिक्र से रहबर को देखा था, जिसकी खुश्क आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। शाह अली को इतला करके उसने अपने हल्के के MNA को फ़ोन किया था, जो शाह उस्मान के चचाजाद थे और उस वक्त महज तावीली घड़ रहे थे। गुज़िश्ता मंज़र से 10 मिनट कबल वो आज बहुत अरसे बाद हॉल कमरे में अम्मा साहब के साथ आ बैठा था। शीरी के बाद उसने जैसे बात करनी ही तर्क कर दी थी। चंद दिन से मनोवर बेगम की तबीयत कुछ गिरा सी थी और मेहरान को आज पता चला था। वो नादिम हुआ था। जो भी था वो उनसे ऐसे गाफिल कैसे हो सकता था। वो जानता नहीं था वो उनके लिए कितनी अहमियत रखता था। उनके तख्त के पास रखी कुर्सी पर बैठे वो उनकी तबीयत पूछ कर फिर अपनी चुप ओढ़ गया था। कहने को था ही नहीं कुछ, वरना अक्सर वो यहाँ बैठे एक दूसरे से इलाके और हवेली के अहवाल का तबादला करते थे। समरीन का सुना तुमने? मनोवर उसे उतने दिन बाद यूँ खुद से अपने पास आकर बैठने देखकर खुश थी। कुछ खुशी एक और खबर के सबब में ही थी। वो लड़का रहबर शादी कर रहा है, बल्कि निकाह तो कर भी चुका है। मेहरान के सवालिया नज़र से देखने पर उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। वो सुनकर खामोश रहा। अली चाचा आ गए थे। अब रहबर और मेहरबानों की शादी कोई इतनी भी गैर मुतवक्का नहीं थी। उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा था। अली भी देख ले उस गैर लड़के से उम्मीद लगाकर ये उम्र हो गई बेटी की, और वो अब शहर ही की कोई ले आया।
मेहरबानों से शादी नहीं कर रहा वो? इस दफ़ा वो चौंका था। नहीं ना, अच्छा है, पता चले अली और हलीमा को हमेशा उसे अहमियत दी मेरी नफ़ी की, इसके लिए वो जिसने बाप की ख्वाहिश तक पूरी नहीं की, अब देखना खुद आएगा अली बेटी की। मनोवर की आवाज़ खूब तंज था और सर खरोई की खनक। लड़की कौन है? इस मौजू से बचने को उसने यूं ही पूछ लिया था। उसे अब दिलचस्पी नहीं रही थी, ना शाह उस्मान की ख्वाहिश में और ना शाह अली की शिकस्तगी में। पता नहीं, कोई शहर की ही लड़की है। लड़की भी क्या, उसकी अपनी उम्र की होगी, वकील है शायद, औरतों का कोई इदारा चलाती है। घर क्या चलाएगी? रंग भी दबा हुआ सा था। सबरीन ने फ़ोन पर तस्वीर दिखाई थी। मनोवर के हर मुंतफिर जुमले के साथ मेहरान का चेहरा बदलने लगा था। वहाँ जलजले के आसार वाज़ेह हो रहे थे। नाम क्या है? बहुत कुछ गलत हो जाने का एहसास ने यकलक थी, उसके आसाब चिकड़े थे। कुछ मुश्किल सा नाम था, बल्कि अजीब सा, अनका ऐसा कुछ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अपनी बात अधूरी छोड़ उन्होंने बेटे को दीवाना वार भार की सिमत भागते देखा तो परेशान हो उठी। मेहरान, वो आवाज़ें देती रह गई थी, उसने सुना ही नहीं तो रुकता कैसे? मुनीर कहाँ है? हवेली की दाखिली फाटक के करीब उसे फरीदा नजर आई। आपकी जीप साफ कर रहा है साहब शाह। वो उसके अंदाज पर घबराई थी। वो बाहर की सिमत लपका ही था कि उसे मुनीर बहुत उजलत में अपनी तरफ आता दिखाई दिया। हवाइयाँ उसके चेहरे पर भी उड़ रही थीं। सवाली को फ़ोन करो और मना करो कि उसे कुछ न करे उस मुकदमे के लिए। उसे कहो बस छोड़ो। क्या हुआ है? वो मुनीर को हुक्म देते देते ठिठका। वो सवाली का फ़ोन था, कह रहा है उसने डराने के लिए गाड़ी पर फायरिंग, वो उस वकील को गोलियां लग। मुनीर के डरते हुए अदा किए गए जुमले ने लम्हे भर को शाह मैदान की कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी। ये क्या हो गया था उससे? कहाँ है वो? अंदर कोई गढ़ा था जो हर गुजरते लम्हे के साथ गहरा हो रहा था। वो ये नहीं कर सकता था। हर चीज़ के बावजूद, शीरी को खो देने के बाद, वो रहबर के साथ ये कैसे कर सकता था? वो किसी की भी साथ ये कैसे कर सकता था? सवाली तो मुनीर नहीं समझता था। वो वकील, उसकी गाड़ी कहाँ है? उसने बात काटी, आवाज़ बहुत ऊंची कर ली। पुरानी मशीन के पास। उस जगह गए ज़माने में कभी आटा पीसा जाता था। चाबी दो मुझे। हाथ आगे बढ़ाया। साहब शाह, वहाँ पुलिस, आप ना जाएं, मसला ना हो। मुनीर को समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या है। वो उस वकील को लेकर इतना क्यों बदहवास हो रहा था? फाटक की सिमत बढ़ते उसकी नज़र बरामदे में खड़ी समरीन पर पड़ी। गाड़ी दरवाजे पर लाओ अभी। चाबी वापस मुनीर की सिमत उछालते बरामदे की सिमत भागा। भाजाई चंद कदम रुककर दूर समरीन को मुखातिब किया। आप मेरे साथ चलें अभी। सवाल मत करें, मैं रास्ते में बता दूंगा। बस अभी ज़रूरत है। हॉस्पिटल और हर जगह उसे बेहतर लगा क्या घर की कोई औरत साथ होती। क्या हुआ है? आप डरा रहे हैं मुझे? मनोवर हाँफती हुई बाहर आई थी। मेहरान को समरीन को साथ चलने का कहते सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गई थी। मेहरान ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर रखे बड़ी चादर उतारते समरीन को थमाई थी कि वक्त नहीं था कि वो अंदर जाकर चादर ढूंढती। जाने से कब्ल मनोवर के करीब आया, उन्हें दोनों कोहनियों से थामा। आप दुआ कीजिएगा कि कुछ न हो, मजीद कुछ गलत न हो। इल्तिजाई ऐसा कहता वो मुड़ गया था। समरीन ने मनोवर को फ़ोन पर सब बताने का कहते मेहरान के पीछे कदम बढ़ाए। ये बहुत वाज़ेह था कि ठीक कुछ भी नहीं था। हेलीकॉप्टर के लिए शाह उस्मान के किसी सरमायादार ज़ेरे दोस्त से रब्ता करने के बाद उसने फिर अली चाचा को फ़ोन किया, जिनसे रब्ता उसने गाड़ी में बैठते ही किया था। चाचा आप पहुँचे? कॉल रिसीव होते उसने छूटते ही पूछा। गजीन ने नज़रें भरकर रहबर का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा था और अनका की खैरियत के लिए ज़ेरे लब दुआ की। आधे घंटे में शाह अली मुल्तान से हिजरा नहीं पहुँचे होंगे, वो जानता था। नहीं, मैंने वहाँ लोग भेजे थे। रहबर गाड़ी खाली है। इस बात पर रहबर को दुनिया खाली होती महसूस हुई, दिल खाली होता महसूस हुआ। पहले ही हजार तरह के अंदेशों में लिपटा वजूद सन्नाटों की जद में आया। मैं देख रहा हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। फ़ोन के उस तरफ से आती जान गस्ल खामोश ने उन्हें रहबर के लिए मुनफकिर कर दिया था। वो शलसा फ़ोन रख गया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पहले उम्मीद थी कि अब उस तक पहुंच जाएगा, और अब वो जख्मी थी। यूं कहा जा सकती थी, ये उसे कौन ले जा सकता था? जो हमलावर हुए थे वो। बेइख्तियार बेबसी से डैशबोर्ड पर हाथ मारा। उसे साथ जाना चाहिए था उसका फ़ोन उठा लेना चाहिए था
वो उसे इतनी दूर भेजकर फ़ोन से कैसे इतनी लापरवाही बरत सकता था। उसने कितनी तकलीफ में उसे पुकारा होगा और न जाने कहाँ होगी, कैसी होगी भी या अब तक नहीं। उसे कोशिश करनी थी, उसे ढूंढना था, उसे कैसे कुछ हो सकता था। अभी तो उनकी बात हुई थी, उसकी हंसी, उसकी खपकी, एक जंग थी जो दिमाग में बरपा थी, एक सन्नाटा था जो दिल में अड़ा जाता था। उसे पुलिस को शामिल कर लेना चाहिए। अगर अनका को जल्द अज जल्द ढूंढना था तो उसे सरकारी वसाइल चाहिए थे, ज़्यादा लोग। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर बज उठा। डैशबोर्ड पर पड़ा औंधा फ़ोन सीधा करते उठाया तो फ़ोन करने वाले का नाम देखकर हज़ार उम्मीदें और सैकड़ों खदशे एक साथ जागे। नंबर अनका का था। अनका अपनी आवाज़ की लर्जिश वो खुद महसूस कर सकता था। गजीन ने उस नाम पर चौंक कर रहबर को देखा। रहबर? कौन? अगली तरफ से आती आवाज़ ने उसे उलझाया। वो पहचान नहीं पाया, मगर आवाज़ अजनबी नहीं थी। मेहरान, भाभी हमारे साथ हैं, उनका ब्लड ग्रुप बताओ जल्दी, फिर मुल्तान के लिए रवाना। उसके पास रहबर का नंबर नहीं था, लेकिन वो उसे अनका के पास मिलने खून आलूद फ़ोन के इमरजेंसी राब्ते के तौर पर मिल गया था। हॉस्पिटल में खून की जांच की सहूलत फंड्स की अदम दस्तियाबी के बास मौसर नहीं थी। मेहरान को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि उसने किस कदर अहम चीज़ों को गैर ज़रूरी समझकर इतने साल नज़रअंदाज किया था। बी पॉजिटिव, रहबर ने साथ के तौक़ुफ़ के बिना बताया। मेहरान ने भी उसी सरहद से साथ खड़े कंपाउंडर को मुतला किया। वो ठीक है, तुम कहाँ हो? जिस पहाड़ तले रहबर उस्मान दबा था, उसके वज़न में रत्ती बराबर फ़र्क आया था। खून चाहिए था, यानी सांसों का तसलसल कायम था। जख्मी है, खून की ज़रूरत है बहुत। हम ये गांव के हॉस्पिटल ही, खून लग जाएगा तो फिर मुल्तान मुंतकिल करते हैं, डॉक्टर उम्मीद दिला रहा है। डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा था कि खून लग जाए तो ऑपरेशन तक के लिए मरीज को ज़िंदा रखा जा सकता है। कहाँ गोली लगी है? सवाल करते उसे महसूस हुआ जैसे उसकी ज़बान लड़खड़ाई हो। 2 गोलियाँ लगी हैं और तीसरी छूकर गुजरी है। रहबर उस्मान की आवाज़ की हर दरार शाह मेहरान के बारे गुनाह में इजाफा कर रही थी। बाजू वाली निकाल ली है, जो कंधे और गर्दन के दरमियान फंसी है, वो ये डॉक्टर नहीं कर सकता, पर खून रोक लिया है। बस खून लग जाए तो हम शहर रवाना होंगे। तफसील बताते तसल्ली देने की कोशिश की। मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, तुम रात में रहना। मेहरान हामी भरते हुए फ़ोन रखने लगा था जब रहबर ने फिर पुकारा, उसका ख्याल रखना प्लीज़। लफ्ज़ टूटते थे, लहज़े बिखरता था। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन रखते हुए उस कंपाउंडर की जानिब मुतवज्जा हुआ जो उसके बताने के बाद वहीं खड़ा था। बताया तो, बी पॉजिटिव। यहाँ खड़े वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो तुम? वो ढाड़ा लम्हे भर के ज़िया के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था वो। साहब शाह, हमारे पास खून मौजूद नहीं है। वो यही कहने को रुका था। आप इंतज़ाम करें, वो भी चल जाएगा, पर ज़रा जल्दी। फरमान का यही ग्रुप है, पर वो सुबह फैसलाबाद के लिए निकला है। समरीन चेहरे पर चादर से लिया नकाब ठीक करती आगे आई थी। वो खुद परेशान थी। सुबह हलीमा चाची से मिलने वाली इतला घर वालों को देते उसने कब सोचा था कि दोपहर में उसकी मुलाकात रहबर की बीवी से ऐसे होगी। मेरा भी वही है डॉक्टर, मेरा मैच कर जाएगा, तुम निकाल लो। 6 साल कबल एक रोड एक्सीडेंट के सबब उसने फरमान को खून दिया था। वो शायद पहला और आखिरी मौका था जब शाह उस्मान ने उसका शाना थपथपाया था और उसे कुछ फ़ख्र और कुछ तशक्कुर से गले लगाया था। तब फरमान की हालत काफ़ी संजीदा थी। दूसरी जानिब रहबर उस मिनिस्टर के आलीशान बंगले तक पहुंच गया था जहां हेलीपैड मौजूद था। मैं साथ चलूँगा, रहबर को उतरते देख गजीन ने पूछा। वो उसके साथ रहना चाहता था। नहीं, वहाँ सब हैं, यहीं रुको, बल्कि जीना के पास जाओ। अदबा, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, पर बच्चियाँ डर जाएंगी। सुमन के पास जाओ, उसे लेकर अनका के अपार्टमेंट जाना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। गजीन उसके शाने पर हाथ रखते हिदायत दी। वो एक वक्त में हर जगह नहीं मौजूद हो सकता था। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देख लूँगा, मैडम को कुछ नहीं होगा। गजीन की यकीन दहानी सुनते वो गाड़ी से उतर आया। तुम यहाँ? इतलाई घंटी पर दरवाज़ा खोलते जीना ने हैरत से पूछते, पर गजीन के सर से इशारे से सलाम करता एक तरफ से गुजरता राहदारी में अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके मुस्कुराते चेहरे से साफ नजर बचाई थी। यूँ दरवाजे पर खड़े खड़े उसे नहीं बता सकता था, बेहतर था वो बैठ जाता। जीनब को लचकर उसके पीछे आई थी। वो यूँ कभी उनकी तरफ नहीं आता था भी तो
बुलाए बिना अंदर दाखिल नहीं होता था। वो अब सोफे पर सर झुकाए कोहनियाँ घुटनों पर रखे बैठा था। वो यूँ भी संजीदा रहता था, कम मुस्कुराता था, ज़रूरतन बोलता था, पर आज से पहले उसकी चुप में ऐसी अनहोनियाँ नहीं लिपटी होती थी। वो राहदारी के सिरे पर खड़ी चंद लम्हे उसकी कुछ कहने की मुंतज़िर रही, जो लफ्ज़ जोड़ रहा था और जोड़ नहीं पा रहा था। ने भेजा है? उसके सवाल से खर्चे खुद ब खुद आ लिपटे थे। गजीन का झुका सर, उसका चेहरा, उसकी चुप। पानी मिलेगा? उसने बिलाखिर सर उठाया। आवाज़ खुरदुरी सी थी। अब की बार नज़र उस लड़की के आंखों के सहम से चुरानी चाहिए। जो कहना था लफ्ज़ उसके यकसर मुख्तलिफ अदा हुए। जीना साथ मौजूद किचन से पानी का गिलास भर लाई। गजीन को उस अमल के इतने तेज़ रफ्तारी से वक़्फ़ पसीर होने पर वक्त से शिकायत हुई। गिलास थाम कर वो सामने टेबल पर रख चुका था। क्या हुआ है? वो अब टेबल के पार खड़ी उसे देख रही थी। पानी पीना नहीं था तो मांगा क्यों था उसने? कुछ कहना नहीं था तो आया क्यों था वो? अदबा कहाँ है? बिलाखिर कह देने का फैसला हुआ। वो ये कहने ही आया था। गजीन लहजे में खौफ नुमाया था। वह क्यों अदबा का पूछ रहा था? ऐसा क्या कहना आया था वो? उन्हें भी बुलाओ। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? सवाल पर उसने जीना के आंखों में नम से खर्चे देखे। उस लम्हे गजीन को शिद्दत से एहसास हुआ। रहबर का बोझ बांटने को उसने कैसे भारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। सुमन शहर से बाहर थी, वरना शायद वो बेहतर संभाल लेती। एन उसी लम्हे अदबा अपने कमरे से खुले दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। वो कब से जीना के सहमे सवाल और गजीन की अनहोनी चुप सुन रही थी। गजीन ने उस नौउम्र लड़की को देखा जो नंगे पैर खड़ी थी। उसे देखकर उसे 11 साल कबल का गजीन याद आया। आप दोनों बैठें प्लीज़। जो वो खड़े खड़े कह नहीं पा रहा था, वो दोनों सुनती कैसे? गजीन तुम डरा? कोई मर गया है? जीना की बात अदबा के उतने सीधा सवाल निकली थी। उन दोनों ने एक साथ उस लड़की को सपाट चेहरा देखा। नहीं, गजीन ने सरत से नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह ना करे, वो कैसे बातें कितनी आसानी से कर लेती थी। मर रहा है? दूसरा सवाल भी इतना ही सीधा था। अदबा के सवाल जीना का दिल रोंद रहे थे। मैडम पर वहाँ मुल्तान में फायरिंग हुई है। सर गए हैं वहाँ, खून रुक गया है, ऑपरेट होगा, उसके बाद यहीं शिफ्ट करेंगे। अगर जैसे ही वो लोग पहुँचे मैं आप दोनों को वहाँ ले जाऊँगा। वो सर झुकाए कह गया था और जब सर उठाया तो दोनों के चेहरे देखते वो वहाँ तासुरात एक दूसरे के मुंजात पाए। जीना के चेहरे पर बेयकीनी थी जो अब कर्ब में ढल रही थी। अश्क थे जो आंखों के हदूद पर आन ठहरे थे। और अदबा का चेहरा वो लम्हे भर के शौक के बाद मजीद सपाट हो गया था। जज्बात के हर रंग से आरी वो चन्न में खाली चेहरे खाली आंखों के साथ गजीन को देखती रही और फिर यकलख्त अपने कमरे में वापस मुड़ गई। अगले लम्हे दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद हुआ। गजीन ने दुख से अदबा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उनकी बहुत मामूल की बात चीत से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। वो उसे इतना अच्छा नहीं जानता था कि उन हालात में दिलासा दे सकता। नज़र उस बंद दरवाजे से ज़रा फासले पर खड़ी उस दूसरी लड़की पर रुकी जिसके चेहरे पर सदमे की रेत उड़ती थी। वो खड़ी थी मगर मज़ीद खड़ी रह पाती ये मुमकिन नहीं लग रहा था। अगले साथ वो सहारा ढूंढने की कोशिश में लड़खड़ाई थी। गजीन ने सरत से उठते उसे कंधों से थामा, काउच पर बिठाया और उस दौरान वो शिद्दत से रो दी थी। मैडम को कुछ नहीं होगा। उसके करीब ज़मीन पर एक घुटना मोड़कर बैठते काउच के हत्थे पर हाथ रखते वो यही कह पाया था। जीना ने बरसती आंखें सिमट उठाई तो उनमें बेयकीनी थी। वो कैसे उस कमज़ोर से जुमले पर यकीन कर ले? क्या वो नहीं जानती थी गाड़ियों पर होने वाली फायरिंग के क्या नतीजे निकलते थे? उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ जो दवा से ठीक ना हो सके। दवा हो रही है, हम दुआ कर लेते हैं। रोकर क्या होगा? हमारे पास वक्त है, मौका है, हम क्यों ना दुआ करें जब वो सुनी जा सकती है। चंद लम्हे खामोश रहकर उसने मुख्तलिफ लफ्ज़ जोड़े। उस दफ़ा जीना चुप हो गई थी। असबात में सर हिलाते उसने दोनों हथेलियों से आंसू से तर चेहरा साफ किया। भाई कैसे थे? उसे अब रहबर की फिक्र हुई। वो संभाल लेंगे सब। उसने रहबर का रंग होता चेहरा देखा था पर फिर भी उसे यकीन था और यही यकीन वो जीना को थमा रहा था। यूं ही फर्श पर बैठे उसे थोड़ी बहुत तफसील देने लगा जितनी उसे मालूम थी। जीना कुछ देर सुनकर वजू के लिए उठ गई थी। उसे जाए नमाज बिछानी थी, दुआ के लिए हाथ उठाने थे। पहले उसने अपने और अदबा के कमरे का हैंडल घुमाया जो हनूज लोग था और एक फिक्र आमेज नज़र दरवाजे पर डालती दूसरे कमरे की सिमत मुड़ गई।
تو یہاں کرتے ہیں ہم 12 ایپیسوڈ کا اینڈ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا.